जय हिंद दोस्तों। आज मैं मौर्य साम्राज्य को अंतिम रूप देने वाला हूँ। कारण चूँकि इसमें मैंने छोटे छोटे पार्ट करके 4-5 भाग कर दिए हैं ताकि आपको समझने में, आपको पढ़ने में एक बोझ सा फील ना हो, राइट ना। चलिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको आज अंतिम रूप देंगे। इसमें आपने देखा था प्रीवियस वाले पार्ट में कि किस तरह से मौर्यकालीन समाज की प्रशासनिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, इस तरह के मुद्दों पर हमने चर्चा किया था। आज हमारे पास वहाँ की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ थोड़ा सा मौर्यकालीन मुद्रा के बारे में पूछेंगे। मैंने इन पॉइंट्स को बनाने की कोशिश इसलिए किया है क्योंकि इन सारे मुद्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे ही नहीं जाते हैं। अब बच्चे की पकड़ बन जाए तो एक अच्छे से मार्क्स लिया जा सकता है उनके मेंस के पेपर में भी। तो इस तरह से थोड़ी सी पकड़ बनाने से अच्छा काम हो सकता है, तो ऐसा काम क्यों ना करें। चलिए, इस उद्देश्य से हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहला मुद्रा के बारे में, फिर उसके बाद वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे। इसके आगे मौर्यकालीन कला के बारे में भी थोड़ा सा विशेष चर्चा करेंगे और लास्ट में हम मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में और देखेंगे किस तरह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और उसके ठीक आगे उत्तर मौर्य काल के समय में किन किन शासकों ने शासन किया। इस तरह से क्रमबद्ध इसके बारे में जानकारी अगर हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक तरह से छप सा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्यकालीन मुद्राएं। मुद्रा का संबंध आज से नहीं, विगत वर्षों से रहा है। तो मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है मनी क्या है? मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यू नो। आप जानते हैं कि पैसा जो है एक माध्यम है बदलाव। एक जमाना था जब पैसा नहीं था तो लोग सामान के बदले सामान अदला बदली करते थे, जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते थे। चलिए, अभी हम फिलहाल पढ़ेंगे मौर्यकालीन मुद्रा के बारे में। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पर्ण थी, याद रखिएगा। मौर्यकालीन समाज में जो मुद्रा प्रचलित थी उसको हम पर्ण के नाम से जानते थे। पर्ण, याद रखिएगा। मौर्यकालीन मुद्रा को किस नाम से जानते थे? पर्ण। 1 नंबर का क्वेश्चन। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शक कहलाता था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में एक पीजीटी लेवल के जो पेपर होते हैं उसमें पूछा गया था कि मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी किस नाम से जाना जाता है। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी किस नाम से जाना जाता है? उसका सही आंसर होगा रूपदर्शक। तो इस तरह से याद रखिए, रूपदर्शक वैसे अधिकारी होते थे जो मुद्राओं का परीक्षण किया करते थे। अच्छा, एक पर्ण किसके बराबर होता था? पर्ण यानी मुद्रा, यानी मौर्यकालीन मुद्रा, वह 3/4 तोले चांदी के सिक्के के बराबर हुआ करते थे। यानी इसकी तुलना 75% जो है ना वो चांदी के सिक्के के बराबर, एक पर्ण बराबर 3/4 भाग चांदी के सिक्के के बराबर हुआ करते थे। अच्छा, एक बात और जाननी है कि मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। यानी वे सब सिक्का प्रचलन में थे। कौन कौन? जिस पर मयूर के चिन्ह अंकित थे, पर्वत के चिन्ह अंकित थे और अर्धचंद्र वाली छाप उकेरी गई थी, वैसी रजत मुद्रा आई चांदी के सिक्के वह व्यवहार में यानी सरकार के द्वारा, यानी मौर्य साम्राज्य के द्वारा मान्य थे, यानी उनकी मान्यता थी। इसके अलावा और भी मुद्राएं प्रचलित नहीं थी। तो इस तरह से आपने इन मुद्दों के बारे में मुद्राओं के बारे में आप पूरी पकड़ बना लिए हैं। चलिए, कुछ बात और भी जानते हैं कि मुद्राओं के नाम और उनके जो धातु, यह इससे कभी कभी आता है प्रश्न कि वे मुद्रा किस धातु से संबंधित हैं। जरा समझिए यहाँ पर मैं काषाण पर्ण है ना, पर्ण और धारण, ये सब जो थे मुख्यतः चांदी के बने होते थे। चांदी यानी इसमें जो धातु था वह चांदी। पर्ण जो था वह चांदी से संबंधित है, यानी पहले चांदी के, आपको पता होगा हमारे पूर्वज बहुत सारे चांदी के सिक्का इकट्ठा करके रखा करते थे। अब आप समझ लीजिए यहाँ पर कि चांदी के सिक्का सुवर्ण, पर्ण और धारण चांदी के बने होते थे। सुवर्ण एवं निष्क, याद रखिए बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि निष्क क्या था? सिक्का। कैसा सिक्का? सोने का सिक्का। तो सुवर्ण और निष्क जो थे सिक्के थे, यानी सोना के बने हुए थे। तो मौर्यकालीन समाज की जो व्यवस्था थी उसमें सोने के सिक्के भी थे, चांदी के भी थे, तांबे के भी थे, लेकिन उनको अलग अलग नाम से जानते थे। माशक और काकनी, ये 2 सिक्के जो ऐसे थे जो कि तांबा के बने हुए थे। तो इस तरह से आपको यह याद कर लेने पे यह स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगी कौन से सिक्के सोने के थे, कौन चांदी के, कौन तांबे के। इस तरह थोड़ा सा एक पकड़ जरूर बनाएंगे इस पर आप, ताकि आपकी समझ विकसित हो पाए। इस तरह से आप मौर्यकालीन मुद्राओं के बारे में समझ गए। अब अगला नंबर हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में। आपको बता दूं, वाणिज्य और व्यापार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वाणिज्य और व्यापार किसी की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर मौर्य काल में भी वाणिज्य और व्यापार दोनों मार्ग से हुआ करते थे, जल मार्ग से भी और थल मार्ग से भी। और इतना ही नहीं,
आंतरिक व्यापार हुआ करता था और बाह्य व्यापार भी हुआ करता था। आंतरिक का मतलब देश की एक पेरीमीटर, ज्योग्राफिकल पेरीमीटर है, ठीक उसी तरह से मौर्य साम्राज्य की जो पेरीमीटर थी, तो उस पेरीमीटर के भीतर जो व्यापार हुआ करता था उसको आंतरिक व्यापार के नाम से जानते थे। उसके बाह्य भाग में जो व्यापार हुआ करता था उसको हम लोग बाह्य व्यापार के नाम से, दोनों चीज प्रचलित में था, यानी जल मार्ग से भी और थल मार्ग से, दोनों मार्ग से व्यापार हुआ करते थे। दूसरा कि इसका बाह्य व्यापार यानी जो बाहरी देशों के साथ जो व्यापार था वह कहाँ कहाँ से था, याद कीजिए, रोम के साथ, सीरिया के साथ, फारस के साथ, मिस्र के साथ और अन्य पश्चिमी देश यानी अन्य जो है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इनका व्यापार हुआ करता था। कभी कभी ऑप्शन में आता है कि निम्नलिखित में से किनका मौर्य साम्राज्य से ताल्लुकात नहीं था, यानी व्यापार नहीं हुआ करता। एक नज़र आपकी रहेगी तो आप शायद कोशिश करेंगे तो आप बना पाएंगे उस प्रश्न को। आंतरिक व्यापार में अब जानेंगे कि व्यापार का यानी मौर्य साम्राज्य के क्षेत्र में किन किन जगह को मुख्य केंद्र समझा गया है। वह नाम आता है तक्षशिला। तक्षशिला सुन करके लगता है कि वह व्यापारिक केंद्र नहीं हो सकता, वह शिक्षा का केंद्र था जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था, तो तक्षशिला लेकिन व्यापारिक केंद्र भी था। काशी भी व्यापारिक केंद्र था, उज्जैन भी व्यापारिक केंद्र था, कौशाम्बी और तोसिली जो कलिंग की राजधानी है तोसिली, यानी ये सब उस समय में व्यापार के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। अच्छा, दूसरी बात, इस मौर्यकालीन साम्राज्य में जो मार्ग व्यापार करने का जो मार्ग था, प्रशस्त था, उसमें 4 मार्ग विशेष रूप से जाने जाते हैं। हमने इसको शॉर्टलिस्ट कर दिया है ताकि आपकी समझ विकसित हो पाए। प्रथम मार्ग पुरुषपुर से लेकर पाटलिपुत्र तक थी। प्रथम मार्ग जो था व्यापारिक मार्ग जो ऐतिहासिक महत्व के थे वह पुरुषपुर से लेकर के पाटलिपुत्र तक। दूसरा पाटल से लेकर कौशाम्बी तक। तीसरा मार्ग प्रतिष्ठान जो कि महाराष्ट्र में है से श्रावस्ती तक, यूपी है ना। चौथा मार्ग भृगुकक्ष से मथुरा तक। इस तरह से आप इसको एक नज़र जरूर देख लेंगे कि यह व्यापार जो थे वह किन किन मार्गों से हुआ करते थे और उनका विशेष स्थान इसलिए है क्योंकि व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी भी साम्राज्य के विकास के लिए। चलते इनके बाद हम लोग एक बात समझेंगे कि कुछ जब व्यापार होती थी तो आयात और निर्यात तो हुआ करता होगा। आयात और निर्यात के बारे में थोड़ी सी पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। आयात का मतलब क्या होता है, जो हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं अगर हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम बाहर से मंगवाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आयात करना। जब हम बाहर भेजते हैं किसी चीज़ को तो उसको निर्यात बोलते हैं। आपने सुना होगा अंग्रेजी में टर्म एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जो कि हिंदी में आयात और निर्यात के रूप में समझा जाता है। निर्यात में जो टैक्स लगती थी, याद कीजिए, उसको निष्क्रामय के नाम से जानते थे। निर्यात यानी जो सामान हम बाहर भेजते थे उसमें भी टैक्स देना पड़ता था, उसमें क्या था, उसको निष्क्रामय के नाम से जानते थे। और बाहर से जो मंगवाते थे उसमें प्रवेश नाम के टैक्स लगा करते थे। इस तरह से याद रखिएगा, निर्यात में जो टैक्स लगता है निष्क्रामय, और आयात पे जो टैक्स लगता है उसको प्रवेश के नाम से जानते हैं। यानी बाहर से जो चीज़ आता था उसको प्रवेश, याद रखिए कि बाहर से कोई आएंगे तो उसको अनुमति लेना होगा, तो प्रवेश टैक्स के रूप में जानते थे, और यहाँ से बाहर भेजते थे तो निष्क्रामय के रूप में जानते थे। अच्छा, व्यापार में शुल्क लगते थे वह यानी 3 तरह के थे, वह जान लीजिए आप क्या हुआ यहाँ पर। एक स्वदेशी शुल्क, यानी अपने देश के भीतर उसको नाम दिया गया, शुल्क का नाम है, आई मीन टैक्स जो इम्पोज होता था उसका नाम है बाह्य। राजधानी क्षेत्र में जो टैक्स लगता था उसका नाम है अभ्यंतर, और विदेशी माल पर जो टैक्स लगता था उसका नाम था आतिथ्य। इस तरह से इन टैक्सों को थोड़ा एक नज़र रखना है ताकि आपकी समझ विकसित हो पाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने व्यापार और वाणिज्य के बारे में भी एक स्थायी रूप से ज्ञान का वर्धन कर चुके होंगे। अच्छा, अगला नाम आता है मौर्यकालीन कला की। मौर्यकालीन कला, अब ध्यान से सुनिएगा कि कला और वैभव दोनों बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो वहाँ पर मौर्य काल में भी एक कला विकसित थी, एक नहीं, उसको 2 भागों में क्लासिफाई किया गया था। एक था राजकीय कला और दूसरा था लोक कला। अच्छा, राजकीय कला का संबंध किससे था? स्तंभ, गुफा, यानी गुहा लिखा हुआ है, गुहा यानी गुफा के जो आपको पता है कि जो कंदरा बना करके गुहा लेख की हम चर्चा किए थे अभी कुछ दिन पहले, तो उससे संबंधित है स्तंभ, गुहा, लेख और स्तूप। स्तंभ, गुहा और स्तूप नहीं, यह जो है याद रखिएगा राजकीय कला के रूप में जाना जाता है, स्तंभ, गुहा और स्तूप। लोक कला में क्या था? यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, याद रखिए, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति विकसित हुई, मिट्टी की मूर्ति विकसित हुई, यानी इस तरह की मूर्तियां अगर विकसित हुई थी या क्या हुआ, लोक कला से संबंधित था। तो मौर्यकालीन कला में 2 तरह की हुई, एक राजकीय कला, दूसरा लोक कला। राजकीय कला में स्तंभ, गुहा और स्तूप की चर्चा हम करते हैं। जो जब चाहे स्तंभ हो, चाहे गुहा हो या स्तूप हो, ये सब मौर्यकालीन साम्राज्य को समझ विकसित करने के लिए बहुत ही आवश्यक था। आपको इसकी जानकारी के लिए बात बता दूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है यह, सारनाथ में स्थित स्तंभ, सारनाथ में जो स्तंभ स्थित हैं उसके शीर्ष पर यानी उसके टॉप पे 4 सिंह की आकृति बनी हुई है।
जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। अब याद करिए, अशोक स्तंभ आपने सुना होगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। यह सारनाथ में जो पिलर है, स्तंभ है, उसके ऊपर 4 शेरों की एक तस्वीर छिपी हुई, यानी जो एक मूर्ति बनी हुई है, जिसको हम राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जानते हैं। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि उसमें शेरों की संख्या कितनी है। ये तो दिखता तो 3 ही है, लेकिन होता है 4। याद कर जाइए, स्पष्ट रूप से बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि इसमें शेरों की संख्या कितनी है, तो आप याद रखेंगे 4 हैं। यानी इस पर शेरों की संख्या कुल मिलाकर के 4 हैं, जो कि लेकिन प्रतीत होती हैं 3, जो कि एक पीछे की ओर है। तो इसको भी याद रखें, कहाँ है, सारनाथ में स्तंभ पे 4 शेर की आकृति बनी हुई है, जो कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जाना जाता है। अच्छा, कला से संबंधित बातें कुछ और भी ध्यान रखनी है। मौर्य काल में निर्माण कार्य में पत्थरों का प्रयोग होने लगा। याद रखिएगा, पहले लकड़ी का प्रयोग हुआ करता था, अब पत्थर का प्रयोग होने लगा, जो कि कला में हम काउंट करते हैं। लौह अयस्कों का प्रयोग होने लगा, जो कि मौर्यकालीन कला का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। चमकदार पॉलिश, यानी पॉलिश की हुई चीजें, जैसे आपने देखा मिट्टी की मूर्ति, तो मूर्ति को अगर पॉलिश कर दे तो उसमें और 4 चांद लग जाएंगे। तो चमकदार पॉलिश किए हुए बर्तन या मूर्ति विकसित होने लगी। भवन निर्माण में लकड़ी का प्रयोग होने लगा, भवन निर्माण में लकड़ी का प्रयोग होने लगा। अब आप समझ गए होंगे, सब मौर्यकालीन कला का एक बेहतरीन एग्जाम्पल 2 हुआ, राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला में जो राज्य के परिप्रेक्ष्य से बनाया गया हो, चाहे वो स्तंभ हो या गुहालेख हो या स्तूप हो, जिससे हम मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। दूसरा लोक कला, जो कि किसी पर्टिकुलर खास व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया गया, एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया, कुछ स्पेशल कृतियाँ हुआ करती थी, उसको हम बोलते थे। उसमें निर्माण कार्य में पत्थरों का प्रयोग होने लगा, लौह अयस्क का लोग प्रयोग करना शुरू कर दिए, चमकदार पॉलिश का प्रयोग होने लगा, भवन निर्माण में लकड़ी के प्रयोग होने लगे। इस तरह से आपने देखे होंगे कि मौर्यकालीन कला में निम्नलिखित चीज़ों का बहुत बेहतर प्रयोग होने लगा। सारनाथ में स्थित जो स्तंभ हैं, उस पर 4 याद रखिएगा 4 शेर बने हुए हैं, जो आकृति हमारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से आप उम्मीद करता हूँ कि व्यापार, वाणिज्य, मौर्यकालीन कला और साथ में मौर्यकालीन मुद्राओं के बारे में एक अस्थायी जगह बना चुके होंगे। अब बारी आती है मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए। अब इतना चीज़ जानने के बाद अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार इतना बढ़िया था तो मौर्य साम्राज्य पतन की ओर क्यों गया, यानी इसका अंत क्यों हुआ। सब चीज़ का अंत होता है, लेकिन उसके पीछे 1-2 कारण नहीं होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा, चुनाव में हार जब मिलती है तो बहुत सारे कारण ढूंढे जाते हैं, मंथन करते हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी बहुत सारी रीजन ढूंढ रही थी। मैं किसी पार्टी के खिलाफ बात नहीं बोलने जा रहा हूँ, मैं एक बताने जा रहा हूँ कि मौर्य साम्राज्य आखिरकार पतन की ओर क्यों गई। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण तो व्यक्ति विशेष से अंतर करता है। तो इसको जानने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट हमने नोटिस कर रखे हैं, याद रख लीजिए आप। इसमें यह बात समझना है कि मौर्य साम्राज्य पतन के कारण कि 232 ईस्वी में, याद रखिएगा आप, है ना, एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रख लेना है कि 232 में जब सम्राट अशोक, याद की 232 में जब सम्राट अशोक की मृत्यु होती है, 232 ईसा पूर्व में जब सम्राट अशोक मर जाते हैं, तो उसके बाद इसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी हुए वे अयोग्य साबित होते हैं। और एक बात और भी समझना है, जो उस साम्राज्य के विस्तार को बखूबी समझा नहीं पाते हैं, और यह 185 ईस्वी में इसके उत्तराधिकारी, ध्यान दिए यहाँ पर, इसके ही जो पुष्यमित्र शुंग जो है, बृहदत्त की अंतिम जो है, याद रखिए बृहद्रथ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, बृहदत्त की हत्या, यानी बृहदत्त की हत्या करके 185 ईस्वी पूर्व में बृहदत्त की हत्या हुई, जो कि मौर्य काल का सबसे अंतिम शासक था। इसकी हत्या इसका ही खुद सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया जाता है, जो कि विनाश का एक मुख्य कारण बना। चलिए, अब इसके बारे में ये तो था कि एक हाँ उनके चले जाने से एक कारण होता है, लेकिन कुछ बात और भी समझनी है यहाँ पर। हरिप्रसाद शास्त्री का और भी कहना था, हरिप्रसाद शास्त्री, याद रखिएगा कि हरिप्रसाद शास्त्री का कहना था कि ब्राह्मण नीति यानी धर्म विरोधी नीति के कारण यह मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। धर्म विरोधी, हरिप्रसाद शास्त्री का कहना था कि धर्म विरोधी यानी ब्राह्मण नीति का अवहेलना करने के कारण इस मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अगर हम दूसरा नाम देखें कि डीडी कौशाम्बी, उन्होंने बोला था कि आर्थिक तंगी के कारण, आर्थिक हालात इसकी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण से इनका पतन हुआ था। यानी कुल मिला के आप समझें तो अन्य लोगों का विचार अन्य है, लेकिन कुछ नाम हमने बता दें, जो डीडी कौशाम्बी हुआ, चाहे हरिप्रसाद शास्त्री हुआ। चलिए, इतना पकड़िए। अब उसके बाद मैंने बताने की कोशिश किया कि अयोग्य, याद रखिए अयोग्य, निर्बल, अदूरदर्शी और उत्तराधिकारी। ध्यान दीजिए, उत्तराधिकारी का मतलब इसके बाद जिसके पास सत्ता जाने वाला है, यानी वे अयोग्य होंगे, यानी उसके भीतर वह काबिलियत नहीं होगी।
आपको पता है ना, सुसीम और अशोक दोनों को भेजा गया था तक्षशिला में जो अंतरकलह गृह युद्ध था उसको बचाने के लिए। उस समय सुसीम के पास वह बुद्धि विवेक काम नहीं किया जो कि उसके अंतरकलह को समाप्त कर पाए। तो सम्राट अशोक जाते हैं वहाँ, उन्होंने अपनी बल बुद्धि से वहाँ के अंतरकलह को समाप्त किया था। तभी यही घटना सम्राट अशोक के जो भीतर ज्ञान की भंडार थी उसको जानने में सफल साबित हुई। यानी कुल मिला के आप समझ लीजिए कि उसका योग्य होना बहुत जरूरी है, अयोग्य होना नहीं। तो अयोग्य, निर्बल, जिसके भीतर बल ही नहीं हो, यानी चतुरंग बल थी लेकिन उसके पास वो भी कमजोर हो गई होगी। अदूरदर्शी, दूर का सोचने वाला, आई मीन फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से काम करने वाला, यानी अयोग्य होना, निर्बल होना, अदूरदर्शी होना, ये सब उत्तराधिकारी के भीतर नहीं होना चाहिए। सबका विपरीत होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, निर्बल होना नहीं, यानी सबल होना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए। तो ये सब नहीं थे, इसके कारण इनका पतन हुआ, यह एक मुख्य कारण था। प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण। अच्छा, केंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ कि शासन की जिम्मेदारी जो है वह एक जगह से डायरेक्ट होती थी, यानी संचालन एक ही जगह से हुआ करता था, इसे इसको बोलते हैं केंद्रीकृत होना। यह भी एक मुख्य वजह हुआ। पावर जो है वह किसी पर्टिकुलर के हाथ में था। राष्ट्रीय चेतना का अभाव। लोगों को अगर यह महसूस हो जाता कि हमारे पूरे एकता की बात हो रही है, हमारे यूनिफिकेशन, यानी एक तरह से पैट्रियोटिक फीलिंग, देश के प्रति प्रेम, यानी साम्राज्य के प्रति प्रेम की भावना अगर होती तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसा पतन नहीं होता। चलिए, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानता, यह भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। कल्चरल डिफरेंस और इकोनॉमिक डिफरेंस, नहीं, कल्चरल डाइवर्सिटी और इकोनॉमिक डाइवर्सिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। प्रांतीय शासकों का अत्याचार, जो स्थानीय रूप से शासक थे वह अत्याचार भी किया करते थे, जिसके कारण जनता में घोर असंतोष व्याप्त हो गया था, यह भी एक कारण बना। करों की अधिकता, टैक्स, मैक्सिमम टैक्स इम्पोज किए गए थे, जिसके कारण चूंकि अर्थव्यवस्था तो धूमिल हो गई थी, तो इस तरह से उनको कर की अधिकता करनी पड़ी और कर की अधिकता भी एक पतन का कारण बना। अब इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अयोग्य, निर्बल, अदूरदर्शी, उत्तराधिकारी का होना, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण होना, राष्ट्रीय चेतना का अभाव होना, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों का अत्याचार होना, करों की अधिकता होना, इस तरह से जो हमने कारण नोटिस किए यहाँ पे, आप समझ सकते हैं कि इन सभी कारणों से मौर्य साम्राज्य का आखिरकार पतन हुआ था। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है। अब इसके बारे में हमने चूंकि जगह नहीं है यहाँ पर इसलिए मैं नहीं लिख पाया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम चीज़ों पर अपनी एक कंप्लीट ग्रिप बना चुके होंगे। दूसरी बात कि अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद उत्तराधिकारी कमजोर हो गए थे। तो अब हम अगले पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से उत्तर मौर्य काल में शासकों का आना हुआ और उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठा करके छोटे छोटे साम्राज्य का स्थापना किया, जिसमें पहला नाम आता है शुंग वंश। एक्चुअली उसको ब्राह्मण साम्राज्य के रूप में भी जानते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।